हेलो एवरीवन। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे भी कि थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पहले करवाया जाए। तो फाइनली आज मैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर करवाऊंगी, साथ में हर चैप्टर के साथ जो PYQ करवाती हूँ वैसे ही पीछे के पेपर से मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं PYQ करवाऊंगी जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से आए हुए हैं। साथ में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिन से बार बार क्वेश्चंस आते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करवाऊंगी भी। ये नोट्स बना रखे हैं मैंने शॉर्टली, जो हर चैप्टर के बनाती हूँ शॉर्ट में। तो पहले ये देख लो, समझ लो चीज़ों को कि एक्चुअल में क्या चीज़ होती है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। तो देखो थर्मोडायनामिक्स होती क्या, पहले समझो। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, हीट की ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। जैसे हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, की हीट एनर्जी वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में जा रही है या फिर वॉइस वर्सा, या टेम्परेचर, इस तरह की चीज़ें हम स्टडी करेंगे, वो थर्मोडायनामिक्स होती भी। क्या हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में स्टडी करेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, कैसे देखो सभी को पता है, जैसे हीट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कोई चीज़ गर्म है वो धीरे धीरे उसकी हीट कहाँ जाती है, ठंडे की तरफ। ठीक है, उसका टेम्परेचर खुद का भी फिर लो हो जाता है क्योंकि हीट का मोमेंट हो गया अभी वहाँ से चली गई। फिर इस तरह का कुछ सिनेरियो दिखेगा तुम्हें इस चैप्टर में। तो इसमें A B दो सिस्टम है और बीच में एक वॉल लगा रखी है भी। ये एडियाबेटिक वॉल है और ये डायथर्मिक वॉल है। तो एक्चुअल में एडियाबेटिक होती, इंसुलेटिंग वॉल भी बोलते हैं इसको, इंसुलेटिंग वॉल। डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, जो कि हीट एनर्जी का फ्लो अलाउ नहीं करती। मतलब इसकी हीट इसमें नहीं जा सकती, इसकी इसमें नहीं जा सकती। जहां भी एडियाबेटिक वॉल आ जाए समझ लेना वो हीट को फ्लो नहीं करने देगी। ठीक है, जहां पे डायथर्मिक आ जाए इसको बोलते हैं कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग मतलब जो कंडक्ट करती हो। तो अलाउ हीट एनर्जी, ये क्या करेगी, हीट एनर्जी को अलाउ करेगी भाई। तो ये वाली इसमें जा सकती है, इसकी हीट एनर्जी इसमें जा सकती है। तो दोनों के नाम को याद रखना भाई, एडियाबेटिक और कंडक्टिंग। ठीक है, फिर कुछ लॉ इसके 1 2 3 और पहले आया था 3 जीरोथ लॉ। ठीक है, सेकंड से पहले, मतलब फर्स्ट सेकंड और जीरोथ ला भी आया था। अभी जीरो से स्टार्ट किया था क्योंकि फर्स्ट ला पहले आ चुका था, फिर इन्होंने ये ला बाद में आया जिसने टेम्परेचर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी, तो इसने इसका नाम जीरोथ ला रख दिया अभी। तो जीरोथ ला ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखो क्या है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टेम्परेचर भी। जिस तरह से सिस्टम तुम्हें दिख रहा है, ये एडियाबेटिक वाला है A B के बीच में, इसका मतलब A से B तक हीट नहीं आ सकती, B वाली A के पास नहीं जा सकती। इधर C के साथ कंडक्टिंग वाल लगा रखी, मतलब तो A की C मतलब आपस में ये हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं और C भी आपस में कर सकते हैं। तो जीरोथ लॉ ने बताया था जब ये आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं हीट कब तक ट्रांसफर होती है, कोई चीज़ गर्म है तो वो बाहर तब तक जाती है जब तक वो बाहर की टेम्परेचर और उसका बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, पानी का लेवल कब तक फ्लो करता है, पानी हाई लेवल है लो लेवल, तो हाई टू लो जाता है, जब लेवल बराबर हो जाते हैं तो पानी स्टॉप हो जाता है। तो ये दोनों जा सकते हैं, तो इसका टेम्परेचर बराबर मिलेगा भाई, फ्लो करके बराबर रख लेंगे अपना। B और C आपस में हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं तो इनका टेम्परेचर बराबर है। तो जीरोथ लॉ ने बताया था अगर AC का टेम्परेचर इक्वल है और BC का है तो AB का भी आपस में क्या मिलेगा, टेम्परेचर इक्वल मिलेगा। ठीक है, ये तो तुम सोच भी सकते हो। ये वाली बात तो इधर से, ये बात मैंने इधर लिख रखी, A एंड C का सेम टेम्परेचर है, B C का है, तो A और B का भी आपस में टेम्परेचर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, आगे देखो 3 टर्म्स हैं भी जिनका आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि पूरे चैप्टर में यही घूम फिर के आपके दाएं बाएं घूमेंगे। वो क्या क्या देखो, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तो हीट क्या होती है, देखो हीट और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, देखो दीज 3 टर्म्स विल बी यूज्ड वेरी कॉमनली इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर तीनों बहुत कॉमनली यूज होती है। तो आपको पता हो एक्चुअल में कि तीनों चीज़ क्या क्या हैं और कैसे इनका यूज होता है, कहाँ देखने को मिलती है। जैसे हीट है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट इज एनर्जी, हीट एक्चुअल में एक एनर्जी है दैट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो, जो कि हमेशा हाई टेम्परेचर से लो की तरफ है जिसका फ्लो होता है उस एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी, नाम से पता चल रहा है इंटरनल मतलब अंदर की, टोटल एनर्जी पोजेस बाय दिस सिस्टम ड्यू टू मोलिकुलर मोशन एंड मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। ये कह रहा है भाई टोटल एनर्जी उस सिस्टम की
जो कि आती है किस वजह से, एक तो मोलिकुलर मोशन, मोशन आ गया दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, दूसरा मोलिकुलर कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन स्ट्रक्चर इस तरह आ गई तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में दोनों का सम होती भी, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल जो उसकी अंदर की एनर्जी है। आइडियल गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता, मतलब वहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, तो टोटल जो इंटरनल एनर्जी वो सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती भी। किसके केस में? आइडियल है, परफेक्ट गैस की बात करी मैं, ठीक है। थर्मोडाइनमिक स्टेट वेरिएबल होते हैं भी कुछ। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए गैस इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन। हम ये चीज़ें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन की फॉर्म में लिखते हैं। ये थर्मोडाइनमिक स्टेट वेरिएबल हैं, कुछ भी हम डिस्क्राइब करते हैं इनकी फॉर्म में। स्टेट इक्वेशन, इनको एक इक्वेशन में बांध रखा है, जैसे पी वी इक्वल टू न्यू आर टी, सभी वेरिएबल आ गए ना इसमें, ठीक है। एक टर्म होती भी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव होता है जो डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली हाफ में, जैसे आपका रूम है, आप बीच से दीवार निकाल दो तो आधा आधा रूम हो गया, हाफली डिवाइड हो गया। जबकि आपका रूम है, आपने बीच से दीवार निकाल दी, तो यहाँ पहले से जो टेम्परेचर था फिर मेजर करोगे एक टाइम, उसी टाइम तो इसका भी उतना ही, इसका भी उतना ही। ये नहीं कि 25 डिग्री सेल्सियस था और आपने बीच से दीवार निकाल दी तो इधर भी आधा हो गया, 26 था तो 13 इधर आ गया, 13 इधर, ऐसा नहीं होता। तो जो इक्वली डिवाइड हो जाए उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव, और जो इंटेंसिव होते हैं जिनको हम बीच से डिवाइड कर दे, एक्चुअल में वो क्वांटिटी डिवाइड ना हो। जैसे मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल लिया, रूम का बंटवारा करने के बाद भी टेम्परेचर उतना ही रहता है, ठीक है। जैसे वॉल्यूम है, बीच से कट हो गया, आधा आधा वॉल्यूम हो गया। मास है, पूरे सिस्टम के अंदर मास था, बीच से दीवार खींच दी, आधा आधा पार्ट कर दिया तो मास भी आधे आधे हो गए। इंटरनल एनर्जी है, ये भी हाफ हाफ होगी। जबकि प्रेशर है, अब किसी चीज़ का प्रेशर है उसको हाफ कर दोगे तो जो बचे हुए हाफ हाफ ना उनमें उतना ही प्रेशर रहेगा जितना पहले है। टेम्परेचर का बता दिया मैंने। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास पर इंटू वॉल्यूम। जब आधा डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूम मास भी तो हाफ हो गई, तो डेंसिटी सेम रहेगी दोनों के पास जितनी पहले थी कंप्लीट के पास, ठीक है। इस तरह से टर्म्स काफ़ी यूजफुल हैं भाई, आ जाते हैं, कहाँ यूज होगा देखना चैप्टर में। नेक्स्ट है क्यूसिस्टेटिक प्रोसेस। स्टेटिक का मतलब लाइक ये होता है अभी रेस्ट। तो एक प्रोसेस है वो भी रेस्ट में। अब रेस्ट में तो प्रोसेस कैसे होता होगा, तो सोच के देखो। प्रोसेस है वो भी स्टेटिक का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे। तो देखो, ए प्रोसेस और ए चेंज इन द स्टेट वेरिएबल ऑफ थर्मोडाइनमिक सिस्टम विच आर इनफाइनाइटली स्लो, इतना स्लो कि वो लाइक स्टेटिक, हमें तो वो दिखे स्टेटिक ही भी। ऐसा प्रोसेस जो ओ भी रहा है दिखने में रेस्ट में, उसको बोलते हैं क्यूसिस्टेटिक प्रोसेस। जैसे एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है, उसमें बिल्कुल छोटा सा छेद कर दो, पानी रित भी रहा है और तुम ऊपर से टंक में देखोगे तुम्हें लग थोड़ी रहा, जब वो इतनी बड़ी टंक में इतना छोटा सा छेद है तुम्हें लगेगा भाई पानी वहीं है, एक्चुअल में वो चल रहा है बट तुम्हें लगेगा स्टेटिक है, पानी का लेवल है वो। इस तरह का प्रोसेस होता है क्यूसिस्टेटिक प्रोसेस, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स के अंदर 4 प्रोसेस हैं जो मोस्ट यूजफुल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से समझो। क्या क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक। तो आइसोथर्मल बोलते हैं जिस प्रोसेस के अंदर कुछ भी होता हो बट टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अब कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, तो डेल टी आ गया 0। तो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। जिसके अंदर हीट कांस्टेंट, हीट का ट्रांसफर नहीं करेगा, लेन देन ना हीट लेनी है ना देनी है, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो डेल क्यू इसमें 0 हो जाएगा। आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज होता रहे, वॉल्यूम चेंज होता रहे, बस प्रेशर चेंज ना हो, तो डेल पी किसकी इक्वल हो जाएगी? 0 की। आइसोकोरिक होता है जिसके अंदर, आइसोवोल्मिक भी बोलते हैं भी इसको, जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो डेल वी की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। फर्स्ट इसमें लिखा है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मैंने बताया अभी आइसोथर्मल में पी वी बेशक चेंज होते हो, क्या चेंज नहीं होना चाहिए? टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बोइल से इक्वेशन थी पी वी इक्वल टू होता है कांस्टेंट, तो 2 सिस्टम के लिए लिखेंगे तो ये आ जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, काफ़ी यूज होता है बेस इक्वेशन का, ठीक है। इसका आइसोथर्मल प्रोसेस में पी वी डायग्राम से जो स्लोप मिलता है वो माइनस का P बाई वी मिलता है। एडियाबेटिक क्या था? जिसमें पी वी बेशक चेंज होते हो बस क्यू, हीट का फ्लो नहीं होता, क्यू डज नॉट चेंज। तो इसका एडियाबेटिक का जो इक्वेशन होता है पी वी गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला? P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ठीक है। इसका स्लोप पी वी डायग्राम से, जैसे ऐसे होता है ना पी वी डायग्राम, पी और वी के बीच में एक स्लोप हो, मतलब ग्राफ हो, तो इसका स्लोप होता है माइनस का गामा P बाई वी। इसमें बस P बाई वी होता है, एडियाबेटिक में गामा लग जाता है, गामा फैक्टर लगा गया, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल और एडियाबेटिक है। फिर है वर्क डन। इनके
उसमें वर्क डन कितना होता है अभी, आइसोथर्मल में वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है पीडीवी। कहाँ से आया था ये, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। अब डिस्प्लेसमेंट को क्या बनाया, वॉल्यूम बनाओगे, कब बनाया, ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो ए से डिवाइड करना पड़ेगा, फोर्स इनटू, ये देखो ये फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आया कहाँ से, ऐसे मत सोचना ही कहाँ से आ गया। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर एरिया से डिवाइड कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसी चीज़ में। तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, और एरिया इंटू एक लेंथ क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो ये वर्क होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया भाई पी डी वी, चेंज कौन हो रहा है, डी वी चेंज हो रहा है, तो लिमिट किसके रखेंगे, जो चेंज हो रहा है, तो V1 टू V2। तो वर्क का फॉर्मूला, प्रसिद्ध फॉर्मूला भी ध्यान रखना है ना, वर्क इज इक्वल टू पी डी वी, सीधा ही मैं ऐसे यूज करूंगी आगे क्वेश्चन सोल्व करूंगी तब। तो आइसोथर्मल के केस में वर्क डन का फॉर्मूला आता है 2.302 RT log ऑफ V2 बाई V1, और V2 बाई V1 को P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं, अभी मैंने इक्वेशन बताई थी, ठीक है, कि क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। एडियाबेटिक में वर्क का फॉर्मूला होता है R इंटू में T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला PdV डायरेक्ट यूज करूंगी। अच्छा, ग्राफ होते हैं जैसे PV डायग्राम है, इससे वर्क निकालोगे तो एरिया, जैसे मैं AB का निकालूँ वर्क कितना, Y से B तक, तो ये कह रहा है इसके नीचे का एरिया होता है ना, एरिया, ये क्या बताता है, वर्क बताता है, PdV, ठीक है। आइसोकोरिक में क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो dV क्या हो जाता है, जीरो, और वर्क का फॉर्मूला होता है PdV। अब ये चीज़ जीरो, तो वर्क कितना हो गया, जीरो। ध्यान रखना, आइसोकोरिक और आइसोबारिक भी बोलते हैं इसको, इसके केस में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, अभी कोई वर्क नहीं होता, ठीक है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वर्क का फॉर्मूला PdV, ठीक है। और V चेंज हो रहा है, मतलब V2 माइनस V1, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। PV का फॉर्मूला होता है न्यू RT, तो न्यू R टी को क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, जब उसको चेंज की फॉर्म में लिखें तब। नेक्स्ट है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ हम कर चुके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखो, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके बारे में बताता है, डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन से, उसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। अभी क्यों बताया इसने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने एक फॉर्मूला दिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, क्योंकि एचटेट में भी आया हुआ था और आने के पूरे पूरे चांस भी हैं भी इसके, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था, इसने क्या बताया था, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। DQ क्या है, हीट, DU इंटरनल एनर्जी, DW वर्क डन। तो जितनी सिस्टम को हीट दोगे उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, बची हुई किस में चली जाती है, क्या करेगी, वर्क करेगी वहाँ, ठीक है। तो एनर्जी DQ सप्लाई टू ए सिस्टम इंक्रीज पार्सली द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम DU एंड रेस्ट इज स्पेंड इन डूइंग वर्क। नेक्स्ट किस में चली जाएगी, वर्क करने में, ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो DQ का फॉर्मूला हो गया भाई DW DU, DU प्लस DW, ये मैंने बता दिया, ये वर्क होता है इंटरनल एनर्जी में चेंज, और ये हीट सप्लाई टू सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं भी, ठीक है इसको। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो उसके रिगार्डिंग वर्क जीरो था। अब उसमें पुट करोगे जो अपने DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW था ना, वर्क जीरो रख लो, तो DQ इज इक्वल टू DU। ये सारे किससे आई, इनके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन को लिख रहे हैं हम भाई। आइसोकोरिक में वो वर्क डन हट जाएगा, तो ये दोनों बचेंगे। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, जहाँ पे टेम्परेचर DT जीरो होगा वहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी जीरो होती है, ठीक है। तो QW इक्वल हो जाएंगे, इंटरनल एनर्जी गायब होगी वहाँ से। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q जीरो होता है, तो DQ जीरो रख दो, तो DU और प्लस में ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, DU की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस W। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक होता है जहाँ से चले वापस वहीं, साइकिल मतलब वहीं, जहाँ से चले वहीं आगे, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं होता, तो Q इज इक्वल टू W। ये चारों इक्वेशन हमने इन प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की थी, उसी को लिखा भी इन प्रोसेस के लिए क्या होगी, ठीक है। मेयर फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट कि आइडियल गैस के लिए Cp माइनस CV इज इक्वल टू होता है R, तो बड़ा कौन, Cp, ठीक है। CV के अंदर R जोड़ेंगे तो Cp की वैल्यू आ जाती है। Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो Cp और CV अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको मैंने अलग से भी लिखा भी, अलग से डिस्क्राइब करके लिखा है। हाँ, गामा की वैल्यू क्या होता है, रेशियो होता है Cp बाई CV का। C होता है हीट कैपेसिटी, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एक होता है लेटेंट हीट। तीनों का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है, इनको समझ लो। हीट कैपेसिटी होती है, ये बताता है कि किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो होती है हीट कैपेसिटी। पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे 1 केल्विन, तो कितनी हीट उसको प्रोवाइड करें, तो हीट कैपेसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू DQ बाई DT।
तो डी क्यू का फॉर्मूला यहाँ से, हाँ दूसरा होता है ये तो डी क्यू, इसका तो क्या आ गया सी डी टी, एक डी क्यू का होता है एम सी डी टी, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास का रोल हो गया वहाँ पे। एक होता है डी क्यू इक्वल टू अमल, एल है लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस और देख लो। उससे पहले इनके बारे में मैंने लिखा, उससे पहले सीपी और सीवी के बारे में लिख दिया। कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्यों बड़ा है, सीपी माइनस सीवी करें तो आर की वैल्यू आती है, इसका मतलब सीपी आर ज़्यादा है सीवी से। तो एक्चुअल में इनमें क्या डिफरेंस है वो समझो। तो देखो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, हम सिस्टम को हीट दें उसका सीधी सी बात टेम्परेचर राइज होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो इसमें रखना में वॉल्यूम कांस्टेंट और इसमें प्रेशर कांस्टेंट, इसको हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा तो उसके समाधान के लिए उसको एक्सपेंड होना पड़ेगा तो इसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। बस ये डिफरेंस है। देखो कैसे, सी वी, वी मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी वी की जीरो है, वर्क डन जीरो। तो जितनी हीट सिस्टम को दी सारी इंटरनल एनर्जी लगाने में चली गई, तो टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया। दोनों का हमें इक्वल टेम्परेचर बढ़ाना है, इसका तो हो गया राइज क्योंकि वर्क डन जीरो है था, वो अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया सिस्टम का। इसमें देखो सिस्टम को हीट दी, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, पी क्या रखना हमें कांस्टेंट, ये तो कंडीशन है इसकी। प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहेगा, उसको तो एक्सपेंड होना पड़ेगा सिस्टम को, नहीं तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। एक्सपेंड किया इसलिए बाहर के अगेंस्ट वर्क भी करना पड़ा, एनर्जी और लगेगी। तो दी हुई हीट कुछ तो हिस्सा इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया, कुछ उसके वर्क डन में लग गया, तो इसलिए इसको ज़्यादा देनी पड़ेगी। सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कांस्टेंट हीट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमें कम देनी पड़ेगी, कांस्टेंट प्रेशर के लिए ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ये एक्सपेंड हो गया, इसमें एनर्जी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी भी, इसलिए बड़ा है। इसलिए सेम टेम्परेचर बढ़ाने में भी सीपी में ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, तो सीपी बड़ा होता है सीवी से, और सीपी माइनस सीवी इक्वल टू होता है भाई आर। ठीक है, दोनों का मेन कंसेप्ट है भाई। आगे कहीं सोचो सीपी सीवी क्या फ़र्क होगा इनमें, ऐसे कुछ भी ना सोचो, पहले डाउट सारे क्लियर हों। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस देखो। किसी पूरी बॉडी या सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने में जितनी हीट चाहिए वो तो होती है हीट कैपेसिटी। पूरी सिस्टम का टेम्परेचर जैसे 1 केल्विन बढ़ाना है मेरे को, तो कितनी हीट दूंगी, तो सी की वैल्यू होगी डी क्यू बाई डी टी। स्पेसिफिक हीट होती है किसी पदार्थ के 1 kg 2 kg स्पेशल एक पार्ट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक, मतलब एक स्पेशल पार्ट, ऐसे ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई एम डेल टी, एम लग गया बस मास, कुछ स्पेशल मास का बनाने के लिए। एक होती है लेटेंट हीट जिसको बोलते हैं गुप्त उष्मा, जो कि क्या करती है, चेंज करती है स्टेट को, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। विदाउट टेम्परेचर चेंज नहीं होता भाई, हीट तो इसको भी दे रहे हैं बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों, जैसे कि बर्फ़ है भाई, बर्फ़ है, आपने हीट दी, वो पिघलनी स्टार्ट होगी, जब तक वो पूरी तरह नहीं पिघल जाती तो आइस और वाटर का टेम्परेचर तब तक सेम रहता है, और हीट दे रहे वो किस में जा रही है, उसके रूप परिवर्तन में। पहले वो सॉलिड स्टेट में थी, लिक्विड में जा रही, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। एक्चुअल में हीट दे रहे हो फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू अमल। Q जो हीट सप्लाई किया रिमूव की सिस्टम की, अब मास ऑफ द सब्सटेंस L होती है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ठीक है, नेक्स्ट है भाई साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। नाम से पता चला साइक्लिक मतलब वापस अपने स्टेट में आ जाना, साइक्लिक रिटर्न द बैक टू इनिशियल स्टेट में आ जाना। इनिशियल में आएगी तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो डेल यू इज इक्वल टू आ गया 0। नॉन साइक्लिक मतलब वापस ना आए, वर्क हो, वर्क डिपेंड ऑन दी पाथ पे। ठीक है, नेक्स्ट हीट इंजन। हीट इंजन के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं भी। एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हीट इंजन क्या होता है, एक सोर्स होता है जिसका टेम्परेचर होता है हाई, हॉट रिजर्वायर बोलते हैं इसको। एक सिंक होता है जिसका टेम्परेचर होता है लो, ठीक है, उसको कोल्ड रिजर्वायर बोलते हैं। बीच में होता है वर्क डन। यहाँ से हाई टेम्परेचर से इसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट ली, Q2 इसने रिजेक्ट कर दी, Q1 ली, Q2 वापस रिजेक्ट कर दी, तो बची कितनी, काम कितने का हुआ, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, इसमें से घटा दो जो रिजेक्ट कर दी। तो एफिशिएंसी होती है कोई चीज़ कितना एफिशिएंट है, कितना आउटपुट मिला विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। तो एफिशिएंसी होती है कितना काम किया विद रिस्पेक्ट टू जो ली हीट Q1 ली। तो W की वैल्यू क्या है, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। इसके नीचे ये डिवाइड करो, इसके नीचे डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, तो एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई भाई 1 माइनस Q2 बाई Q1।
Q2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, सारी हीट ली, सारी वर्क में यूज़ कर दी, कोई भी हीट रिजेक्ट रहेगी, तो 100% एफिशिएंसी नॉट पॉसिबल नहीं होती भाई। जितनी Q1 अमाउंट ऑफ हीट ली सारे की सारी को वर्क में लगा दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो एफिशिएंसी इज़ 100% पॉसिबल नहीं है। हीट इंजन वर्क ऑन साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है भी। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ना हो, इंटरनल एनर्जी सेम रहे। इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस हीट इंजन भी उसी पे काम करता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर मतलब हीट पंप भी बोलते हैं, ये रिवर्स होता है भी हीट इंजन का। उसने हाई टेम्परेचर से अपनी हीट ली, लो को रिजेक्ट कर दी, लो से लेगा हाई को रिजेक्ट करेगा। कैसे देखो, रिमूव हीट फ्रॉम लो बॉडी एंड ट्रांसफर इट टू हाई टेम्परेचर बॉडी। लो टेम्परेचर बॉडी से ले रहा है, हाई को दे रहा है। वो वाला क्या था, हाई से ले रहा था, लो को दे रहा था। जैसे लो टेम्परेचर किसका होता है, सिंक का। सिंक से तो इसने Q2 ली और सोर्स को रिजेक्ट कर दी, ठीक है। इन साइक्लिक प्रोसेस में तो ये तो हो ही गया, अपनी वापस पोजीशन में आ जाता है। तो अब देखो dq की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग du प्लस dw। अब du इंटरनल एनर्जी तो जीरो होगी, तो dq इज इक्वल टू dw हो गया। dq क्या, Q2 माइनस Q1। वर्क क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तुम नेगेटिव लेंगे तो इसको पॉजिटिव बना लो, तो इनका उल्टा कर दो, तो W की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू आ गई भी Q1 माइनस Q2। किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए। इसमें हम एफिशिएंसी ना निकाल के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। परफॉर्मेंस भी होता है, परफॉर्म कितना किया चीज़ों को, बीटा से रिप्रेजेंट करते हुए। किसका रेशियो होता है, हीट रिमूव फ्रॉम द साइकिल Q1 ली थी वहाँ से, डिवाइड बाई होता है W। तो इसकी वैल्यू क्या थी, Q2, और W क्या निकाला हमने, Q1 माइनस Q2, ठीक है। अगर मैं Q1 से चारों तरफ डिवाइड करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको मैं लिख दूंगी T2 बाई T1 और 1, और इसको लिखूंगी T2 बाई T1, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू ये किसकी होती है, T2 मतलब T1 फिर से एलसीएम लूंगी, कट जाएगा, तो बीटा की वैल्यू बच गई ऊपर T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। कार्नोट साइकिल के लिए कंडीशन होती है, कार्नोट भी इंपॉर्टेंट है अभी अपने आप में एक टॉपिक, तो उसके लिए कंडीशन होती है T2 बाई T1 होता है Q2 बाई Q1। कोई तीन चीज़ें देके फोर्थ पूछे हमसे तो ये फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बीटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और निट्टा जो एफिशिएंसी, दोनों में रिलेशन होता है, बीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस निट्टा बाई निट्टा, ठीक है। कार्नोट साइकिल स्टेट में पूछा गया है इस पे। देखो कार्नोट साइकिल में क्या होता है, ये एक गैस आइडियल गैस सिलेंडर है, इसमें गैस फिलअप हो सकती है। इधर सोर्स है जिसका हाई टेम्परेचर है, इधर सिंक है जिसका लो टेम्परेचर है। ये इंसुलेटिंग पैड है, इंसुलेटिंग का मतलब ये हीट का ट्रांसफर नहीं होने देगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या हुआ, मैं प्रोसेस बता देती हूँ। इस आइडियल सिलेंडर को यहाँ रखोगे तो इसकी ये तो हाई टेम्परेचर पे गैस है, वो सिलेंडर में फील हो जाएगी। सिलेंडर क्या हो जाएगा, पिस्टन ऊपर जाके एक्सपेंड हो जाएगा भाई, एक्सपेंड हुआ। फिर ये यहाँ रख दोगे, ये कह रहा है मैं तो इंसुलेटिंग पैड है, जितनी इसमें सिलेंडर में है उतनी ही रहेगी, हीट का मैं आदान प्रदान नहीं करूँगा। या आइसोथर्मल का केस था, इसमें एडियाबेटिक का हुआ, हीट नहीं जाने दे रहा। फिर ये उठा के यहाँ रख दोगे तो इसका लो टेम्परेचर है, ये वाली हीट इसके अंदर चली जाएगी। कंप्रेशन का केस है, ये तो पिस्टन तो नीचे आ जाएगा, इस वाली इसमें चली गई तो कंप्रेशन का केस हुआ। फिर से यहाँ रख लोगे, फिर से एडियाबेटिक का केस हुआ। तो दो तो वे इसमें एक्सपेंड के केस, दो वे किसमें, कंप्रेश के, ठीक है। दो वे इंसुलेटिंग जब यहाँ रखोगे और यहाँ रखोगे तो आइसोथर्मल। चार प्रोसेस होते हैं इसमें, 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबेटिक। कार्नोट साइकिल कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, स्टेट में पूछा गया था भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस है, वापस अपनी स्टेट में आ जाती है। इसमें 2 आइसोथर्मल होते हैं, 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं, बता दिया मैंने। कोई भी रियल इंजन कार्नोट इंजन से अधिक एफिशिएंसी नहीं दे सकता। कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए इसके अंदर, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए तभी एफिशिएंसी अच्छा देता है, ठीक है। चार प्रोसेस जो अभी मैंने जिक्र किया उनके बारे में मैंने कुछ लिख रखा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन का मतलब होता है पिस्टन के अंदर, पिस्टन उसमें सिलेंडर में जब गैस फिल हुई, पिस्टन ऊपर आ गया, तो उसके रिगार्डिंग जो वर्क डन होता है PdV, आइसोथर्मल के केस में पीछे बता चुके ना फॉर्मूला, तो PdV इक्वल टू होता है RT1 log of V2 by V1। एडियाबेटिक के केस में वर्क डन का पीछे फॉर्मूला बता चुकी, एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला है इसमें हुआ, तो इसका फॉर्मूला वर्क डन PdV किसके इक्वल होता है RT2 माइनस T1 1 बाई गामा। तीसरा इसमें आइसोथर्मल कंप्रेशन हुई, जब सिंक पे रखोगे उस सिलेंडर को तो गैस उसके अंदर चली जाएगी, तो कंप्रेस होगा, पिस्टन कंप्रेस होगा, तो क्या होगा फॉर्मूला PdV इज इक्वल टू नेगेटिव। क्यों हुआ, क्योंकि वर्क ऑन द गैस हो रहा है, यहाँ बाई द गैस था, यहाँ ऑन द गैस है, तो RT log ऑफ ये फॉर्मूला सेम, बस वेरिएबल चेंज हो जाएंगे ना। अब एडियाबेटिक कंप्रेशन में यही फॉर्मूला बस नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो
तो इसमें दोनों में वर्क डन पॉजिटिव होता है, नीचे वालों में वर्क डन नेगेटिव होता है, क्योंकि एक्सपेंड होगी चीज़ें। तो फॉर्मूला देखो, वर्क डन का क्या होता है, पी डी वी, और पी डी वी का मतलब होता है V2 माइनस V1। अब कोई चीज़ बढ़ेगी तो वॉल्यूम बाद वाला बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, कोई चीज़ कंप्रेस हुई बाद वाला वॉल्यूम कम हो गया, कम में से ज़्यादा घटाओगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट लिखे हैं भी मैंने कि T2/T1 इज इक्वल टू होता है Q2/Q1 के, और निट्टा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2/T1। एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन डिपेंड ऑन द, ये भी एस्टेट में आया हुआ है। देखो एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ द सिंक्स, बट एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द वर्किंग सबस्टेंस। वर्किंग सबस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ये ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती एफिशिएंसी। पूछा गया भी, ये एस्टेट में आगे आया ना, PYQ कराओ तब ध्यान रख देना इसकी तरफ। ठीक है, कि ये तो आया था। रिवर्सिबल प्रोसेस देखो भी क्या होता है, नाम से पता चला रिवर्सिबल, अपने उसमें पोजीशन में वापस आ जाना। ए थर्मोडायनामिकल प्रोसेस टेकिंग ए सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट इज रिवर्सिबल इफ द प्रोसेस कैन बी टर्न बैक टू सच दैट बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट। वापस अपने स्टेट में आ जाना उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, और अपने स्टेट में वापस ना आए उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए भी, जैसे आइडियल कार्नोट साइकिल था। ठीक है, वो किस पे, रिवर्सिबल पे काम कर रहा था। इरिवर्सिबल सिस्टम होता है भाई, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों एग्जैक्टली इनिशियल स्टेट में वापस ना आ सके। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखो भाई, जीरोथ लॉ कर चुके जिसने टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन बताई थी, फर्स्ट लॉ कर चुके जिसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक देखो, फर्स्ट लॉ सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन बताता है, सेकंड लॉ ने बताया कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इसने डायरेक्शन क्यों नहीं बताया भी किस डायरेक्शन फ्लो करेगी, किसने बताया, सेकंड लॉ ने। हीट को वर्क में कन्वर्ट करने की लिमिट क्या है, ये भी फर्स्ट ने नहीं बताया भी, हीट तो दे रहे हो, वर्क में कितना कन्वर्ट करेगी उस चीज़ को, क्या लिमिट है, कितना वर्क डन करेगी। ठीक है, तो देखो इसकी एक तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है और एक है सेल्सियस स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए साइकिल हीट इंजन विच कन्वर्ट ऑल द हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स कंप्लीटली इनटू वर्क। इसने बताया भी ऐसा कोई भी वो नहीं है साइकिल हीट इंजन बनाना कि सोर्स से हीट ले और उसको 100% वर्क में ही कर दे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब 100% एफिशिएंसी हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, किसने बताया, सेकंड लॉ ने। ये 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती, जितनी हीट ली सारे का सारा वर्क में नहीं कर सकता कन्वर्ट, कुछ ना कुछ तो सिंक को हीट रिजेक्ट होगी ही होगी। सेल्सियस स्टेटमेंट देखो, हीट कैन नॉट फ्लो, उसने बताया था ना कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी चली जाती हीट, तो इसने बताया भाई ये पॉसिबल नहीं कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक अपने आप हीट चल जाए विदाउट एक्सटर्नल वर्क। जैसे कि पानी है, ऊंचाई से नीचे की तरफ तो अपने आप चल जाता है, अब नीचे से ऊपर की तरफ अपने आप नहीं जाएगा, उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, जैसे मोटर लगाते हो वही बात होगी सेम इसमें। ठीक है, नेचुरली क्योंकि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हॉट टू कोल्ड, तो कोल्ड टू हॉट लीज भेजना है तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, बाहर से कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा सिस्टम। ठीक है, बस यही बता रहे हैं। एंट्रोपी है भाई अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने देखे हैं भाई पीछे 3 क्वेश्चन आए हुए इसमें। एंट्रोपी जो कि क्या मेजर करता है, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर होता है मॉलिक्यूल्स कितने डिसऑर्डर में, जैसे गैस के बेचारे घूमते रहते हैं रैंडम इधर उधर, डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, सॉलिड के अंदर चिपके होते हैं डिसऑर्डर कम होता है। तो डिसऑर्डर बताता है भी, डिसऑर्डर ज़्यादा एंट्रोपी ज़्यादा, डिसऑर्डर कम एंट्रोपी कम। जैसे गैस का एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड में सबसे अच्छे होते हैं इसमें रैंडम ऑर्डर। तो इसकी फॉर्मूला होता है, दिया था सेकेंड लॉ ने, DS इज इक्वल टू होता है DQ/T, DQ/T ध्यान रखने ला भाई ये फॉर्मूला। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो DS 0, एंट्रोपी 0 होती है, इरिवर्सिबल के लिए इसकी ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, एक एंट्रोपी का और फॉर्मूला S इज इक्वल टू K log W। ठीक है, K होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर के। W होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट उसके अंदर कितने, तो ये फॉर्मूला कई बार यूज होता है, माइक्रोस्टेट चेंज करके और पूछेगा कि एंट्रोपी में कितना चेंज हो गया, इस तरह का। ठीक है, जैसे अगला ही मैंने डाल दिया एग्जाम्पल, इफ द माइक्रोस्टेट ऑफ ए सिस्टम आर डबल देन फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी। माइक्रोस्टेट पहले से डबल हो गई तो एंट्रोपी के अंदर कितना चेंज आया, देखो पहले वाले में लगाओगे KW, पहले मान लो W थी, डबल होगी तो 2W होगी, चेंज का मतलब इसमें से घटा दो, तो log का फॉर्मूला कैसे खुलता है, A+B में, log A + log B, log A + log B, इससे कट जाएगा तो K log 2 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी भी जिनके इर्द गिर्द क्वेश्चंस घूमते हैं। गामा की वैल्यू मैंने बताई थी, रेशियो होता है CP/CV का, कॉन्स्टेंट हीट एट स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम।
तो मोनो एटॉमिक जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई एटॉमिक में 5 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्राई एटॉमिक में 6 होता है। तो गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए 5/3 होती है, याद रखना, डाई के लिए 7/5 और ट्राई के लिए 4/3 होती है। ठीक है, हाँ ये भी एक रिलेशन होता है इनके बीच में। गामा की वैल्यू Cp माइनस Cv है तो F माइनस 2/F की इक्वल होती है। पीजीटी में मोस्ट यूज होने वाला फॉर्मूला है भाई ये वाला। क्या है ये, देखो du क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, तो du इज इक्वल टू अनCv dt, du इज इक्वल टू अनCv, v के साथ इसका रिलेशन है, Cv की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से करोगे तो du/dt। कहीं Cv निकालना हो तो जो एनर्जी है उसको टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ये तो मोल है। ठीक है, ध्यान रखना Cv का फॉर्मूला है इसका, इसके साथ Cp नहीं है Cv, ध्यान रखना, इसको आगे आएगा ये। अब देखो Cv का मैंने बना दिया ऊपर से, तो ये तो हो गई। ठीक है, अन नंबर ऑफ गैस के लिए मोनोटॉमिक की वैल्यू Cv Cp की पूछ जाती है कई बार, तो मोनोटॉमिक की वैल्यू Cv के लिए होती है 3/2r, तो Cp की एक आर और जोड़ दो 5/2r, डायटोमिक के लिए होती है 5/2r, एक और जोड़ दो 7/2r, ट्राइएटोमिक के लिए Cv की 3r, एक और जोड़ दो 4r, ट्राइएटोमिक में Cp की Cp है क्योंकि Cp इज इक्वल टू होता है Cv प्लस r, मेयर फॉर्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r। ठीक है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ठीक है, तो आइसोथर्मल के केस में इलास्टिसिटी P होती है और एडियाबैटिक के केस में गामा P होती है। ठीक है, अब मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं भाई इंपॉर्टेंट से, जो 2021 में आया हुआ था स्टेट में। तो देखो क्या है, एक फिगर है जो शो हो रही है, ये देखो इधर। ठीक है, वर्टिकल सिलेंडर है ये वाला, ये सिलेंडर की फॉर्म में है, सेपरेट इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में बांट रखा है इसको, बाय द फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ये वाला फ्री टू मूव अलोंग द लेंथ वाइज, जैसे मूव कर सकता है पिस्टन। ठीक है, 2 लेंथ दे रखी है, ऊपर वाले की L1 है, नीचे वाले की L2 है, L1 ऊपर वाली ज़्यादा, L2 से दिख भी रही है। ईच ऑफ 2 पार्ट ऑफ द विशल कंटेन 1 मोल ऑफ द आइडियल, m की वैल्यू दे रखी 1 मोल, आइडियल गैस की बात करें, सेम टेम्परेचर है। मास बताना भी किसका, पिस्टन का। तो देखो ये पिस्टन घूम सकता है, यहाँ आइडियल गैस है, यहाँ मोलिक्यूल्स आइडियल गैस की, इधर वाले इधर प्रेशर लगाएंगे, इधर वाले इधर प्रेशर लगाएंगे, ऊपर वाले की लेंथ और इसकी दे रखी है, एरिया तो सेम है भाई, है तो सिलेंडर है, ऐसे एरिया तो सेम ही है ऊपर और नीचे का। हाँ, तो नीचे नेट कितना फोर्स लग रहा है और ऊपर नेट कितना फोर्स लग रहा है, उनको बराबर रख दो, क्योंकि ये पिस्टन यहीं रहेगा। इसने बोला कि इक्विलिब्रियम में यही है, ना इधर जा रहे ना इधर, तो इक्विलिब्रियम में कब रहता है, नीचे वाला सारा फोर्स ऊपर वाले के बराबर हो। तो कैसे करेंगे, देखो इन इक्विलिब्रियम, ऊपर वाली गैस नीचे वाले को फोर्स लगा रही, नीचे वाले ऊपर वालों को, सबको रख दो बराबर। तो नीचे देखो कितनी लग रही है, एक तो इस पिस्टन का वेट नीचे लग रहा है, एक ऊपर वाली गैस इसको नीचे फोर्स दे रही है, और नीचे से ऊपर देखो कितनी लग रही है, ये वाली गैस सिर्फ ऊपर इसको फोर्स दे रही है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो ऊपर वाला रखो, पहले P1 A1 ऊपर से नीचे लग रहा है, प्लस में mg वेट भी ऊपर से नीचे लग रहा है, किसके बराबर रख दो, नीचे वाला फोर्स, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर P2 एरिया है, एरिया तो बराबर ही है दोनों का सिलेंडर का, बस प्रेशर अलग अलग है। ठीक है, अब देखो mg की वैल्यू निकालने में, ये इधर ले जाओ, तो ये एरिया इंटू P2 माइनस P1। अब P2 P1 की वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन से लेके आओ, बस आंसर आ गया। PV इक्वल टू होता है RT, तो P की क्या हो जाएगी RT/V, RT टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम को क्या लिख सकती हूँ मैं, एरिया इंटू लेंथ, एरिया तो सेम है तो ये लिखूँ, लेंथ अलग है तो L1 लिखूँ। दूसरे के लिए RT/एरिया A सेम है, L2 लेंथ लिखूँ, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो यहाँ। ठीक है, जो कॉमन उसको मैंने बाहर निकाल दिया, और हमें तो m तक पहुँचना, g को उधर ले जाओ, तो ये बन गया अभी RT/G 1 माइनस L2 माइनस 1/L1। देखो ठीक है, ये मैंने इधर पीछे के आए हुए PYQ लिख रखे हैं भी। देखो कई बार 3 भी पूछ लेता है, 2 बार 2 भी, और 1 तो हर बार आया है। ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है भाई, कई बार उसका मूड हो, छोटी सी यूनिट और हो सकता है उसमें से 5 क्वेश्चन दे दे जिसकी आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं की होगी अपनी कभी। ठीक है, हो सकता है एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट लग रही है आपको, उसमें एक ही क्वेश्चन डालें, ये मूड पे डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि ये स्कोरिंग यूनिट है, ये नहीं है। ठीक है, वो कई बार उठाने लग जाते हैं, एक यूनिट से ही बहुत सारे दे देता है भाई। देखो एंट्रोपी का एक फॉर्मूला और रह गया भाई थे आइसोथर्मल के केस में, ds इज इक्वल टू dq/t होता है ना। तो आइसोथर्मल के केस में जो फर्स्ट ला था dq इज इक्वल टू du प्लस dw, तो आइसोथर्मल में क्या होता है, जब टेम्परेचर चेंज नहीं करते तो उसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, तो ये 0 हो गया, तो dq की वैल्यू क्या आ गई dw, और dw क्या होता है pdv। तो आइडियल गैस की इक्वेशन pv इज इक्वल टू nRT होती है, p की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट की, फॉर्मूला बना रही हूँ अभी, तो प्रूफ बता रही हूँ बस। तो dq की वैल्यू आ गई nRT बाई इंटू में dv, जब इसका पुट करोगे फर्स्ट ऊपर ds वाले में, एंट्रोपी का मेन फॉर्मूला dq/t, तो dq की वैल्यू वहाँ पुट करोगे,
टी से टी कैंसिल हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया भाई, इसका प्रूफ लिख दिया मैंने, आपको ये ना लगे कि प्रूफ कहाँ से है भाई। एंट्रोपी का फॉर्मूला है इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या, एन आर, एन नंबर ऑफ मोल, आर कॉन्स्टेंट होता है log ऑफ V2 बाई V1। क्योंकि अस्टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में, 125 का क्वेश्चन है, जैसे 1 मोल मतलब n की वैल्यू 1 दे दी, 1 मोल ऑफ है आइडियल गैस एक्सपेंड हुई भी आइसोथर्मली 10 टाइम इट्स इनिशियल वॉल्यूम, 10 टाइम होगी, मतलब वो V1 था तो वो 10 V1 हो गया बाद में। द चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म ऑफ आर ऑफ द गैस कॉन्स्टेंट, आर की फॉर्म में एंट्रोपी निकालनी, देखो तो एंट्रोपी पहले वॉल्यूम क्या था V1 और V2 कितना हो गया 10 ऑफ V1, तो फॉर्मूला था उसमें R log ऑफ V2 कितना 10 V1 बाई V1, V1 से V1 कट गया log 10, तो R की फॉर्म में लिखना हमें डेल एस बाई आर इज इक्वल टू क्या बच गया log ऑफ 10, और log 10 की वैल्यू होती है 2.303। देख लो छोटा सा आंसर था, कितना था आंसर निकालने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बस अगर ये फॉर्मूला पता हो तो ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी भी, PYQ जो आए हुए हैं वो देख लो एक बार, PYQ प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएंगे कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्या पूछ सकता है। ये अपना पिछला ही पेपर है अभी जस्ट 2025 वाला, 24-25 में जो हुआ था। तो देखो थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर दूँ क्या, देखो रेशियो पूछ रखा है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ गैस और एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी P की इक्वल होता है और एडियाबेटिक इलास्टिसिटी गामा P की इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 बाई गामा। चंद सेकंडों का क्वेश्चन था भाई, 1 बाई गामा इसका करेक्ट आंसर, जस्ट पिछला ही था ये, जस्ट पिछला 2024-25 वाला, ठीक है। ये देखो उससे पिछला है बस 23 वाला ही। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी। इफ हीट इज सप्लाई टू ए आइडियल गैस, हीट आप सप्लाई करें इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, गैस विल डू नेगेटिव वर्क डन। एक तो तुम हीट दे रहे हो, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कुछ ना कुछ, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है PdV, और dV होता है V2 माइनस V1। जब हीट दे रहे हो तो सीधी सी बात है वॉल्यूम कम तो होना नहीं, ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा में से कम करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा भाई। तो ये पॉजिटिव आएगा, किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो तो एक्सपेंड होगी, और एक्सपेंड के केस में हमेशा वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो गलत बात की इसने, करेक्ट ढूंढना है तो गलत हुआ। फॉर ए सॉलिड विद स्मॉल एक्सपेंशन कोफिशिएंट CP इज स्लाइटली ग्रेटर देन, ये सही है भाई, CP बड़ी होती है CV से, और ये मैंने बहुत बताया भी कितनी बड़ी होती है, CP माइनस CV इक्वल टू होता है R। ये सही है, सही तो हमें मिल गया। अच्छा एक और छोड़ दिया हमने, सेकेंड वाला, कार्नोट इंजन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी अभी हम इतनी पढ़ के आए, कार्नोट इंजन क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है 0, तो ये गलत हो गया। इफ हीट इज एडिड टू ए सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज। ये कह रहा है भाई तुम किसी सिस्टम को हीट दे रहे तो उसका टेम्परेचर पक्का ही बढ़ेगा ना। लेटेंट हीट के केस में कहाँ था, तुम हीट तो प्रोवाइड कर रहे थे, और वो जो हीट जा रही थी वो स्टेट चेंज करने में थी, मतलब बर्फ़ से पानी बन रहे थे, कोई भी स्टेट चेंज करनी हो, हीट तो दे रहे थे और उसकी स्टेट चेंज हो रही थी, जबकि टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ रहा था। तो मस्ट कंडीशन नहीं होती भी उसका टेम्परेचर ही बढ़े, कई बार वो हीट होती वो उसके सिस्टम को मतलब स्टेट को चेंज करने में लग जाती, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था इसमें। अगला देखो, उससे पिछला ही पेपर हो गए, तो इसमें भी नोट करेक्ट का पूछ रखा था, कार्नोट साइकिल के ऊपर क्वेश्चंस बना रखे थे भी। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 100%, सिंस कार्नोट मतलब 100% एफिशिएंसी होती है, इसलिए कार्नोट साइकिल को आइडियल प्रोसेस बोलेंगे। तो 100% इसने बताया भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती, कुछ ना कुछ हीट तो सिंक को रिजेक्ट करते ही करते हैं। तो इसने नॉट करेक्ट पूछा तो शुरू में ही मिल गया हमें, ठीक है। आगे देखो, कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ ए 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 एडियाबेटिक, बिल्कुल होते हैं, मैंने बताया। इसमें वही बात लिखी हुई, 2 आइसोथर्मल होते हैं और एडियाबेटिक का नाम चेंज कर लिया अभी इसमें, कॉन्स्टेंट एंट्रोपी वाला। एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल डिपेंड स्लोली ऑन टेम्परेचर ऑफ 2, ये मैंने बताया ना, एफिशिएंसी होती है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती भी, ठीक है, वर्किंग सबस्टांस पे डिपेंड नहीं करती। तो ये भी करेक्ट है, 3 इसमें सही है, 1 इसमें गलत है, ठीक है। और पेज मोड रखेंगे क्या मैंने, हाँ मोड रखा ली। देखो 2 क्वेश्चन आए हुए इसमें, ये मत सोचना फिर एक ही आता है, 2 भी आते हैं। देखो हाँ, कंसिडर PV डायग्राम दे रखा है भी, ये डायग्राम साइकिल प्रोसेस में परफॉर्म है आइडियल गैस के लिए। द इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस रिप्रेजेंट बाय पॉइंट A, यहाँ A में इनिशियली था, द गैस हैज प्रेशर, यहाँ पे P1 प्रेशर था P0, वॉल्यूम था V0, टेम्परेचर था T0। द नेट वर्क डन बाय द गैस इन दिस साइक्लिक प्रोसेस, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया कि वापस आ गया, तो पूरे में कितना इसने वर्क किया। तो देखो वर्क का फॉर्मूला होता है क्या, वर्क का फॉर्मूला होता है PdV,
होता नहीं होता। अच्छा यहाँ देखो टेम्परेचर टी नोट है, तो इस पॉइंट पे भी टेम्परेचर टी नोट है, इस पॉइंट पे भी टेम्परेचर टी नोट है, तो यहाँ से पता चल रहा है तो टी क्या है, कांस्टेंट है, तो डेल टी क्या होगा, 0। तो टी कांस्टेंट किस में होता है, आइसोथर्मल के केस में होता है। किस में होता है, आइसोथर्मल के केस में। और आइसोथर्मल के केस में जो वर्क डन निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर टी लॉग ऑफ V2 बाई V1। ठीक है, तो V2 कितना है, वॉल्यूम ऊपर जाके आर टी लॉग ऑफ, ऊपर तो वॉल्यूम 2V0 है और नीचे वाला वॉल्यूम यहाँ पे V0 है, कट गया, तो ये बन गया आर टी ln 2। आर टी की वैल्यू PV इक्वल टू आर टी होता है, तो इसकी जगह PV भी लिख सकती हूँ, PV ln 2। ये वर्क डन आ गया भाई फर्स्ट वाला, ये जो खड़ी लाइन इसका। अब इसका निकालो वर्क डन, तो यहाँ देखो वॉल्यूम 2V0 था, यहाँ V0 हो गया, यहाँ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है इधर। ठीक है, तो इसमें वर्क डन का सीधा ही फॉर्मूला लगा दो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है PdV। तो PdV वॉल्यूम कितना था, 2V0 और नीचे हो गया V0, तो ये हो गया PV0। ठीक है, W2 नीचे वाला। और देखो इसमें वॉल्यूम क्या है, यहाँ भी V0 है और यहाँ भी वॉल्यूम V0 है, तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो dV क्या हो जाएगा, 0। और वर्क का फॉर्मूला होता है PdV, जब dV 0 है तो वर्क 0, तो W3 आ गया भाई 0। तो अपने पास नेट वर्क डन क्या होता है, तीनों को जोड़ दो, अब तीसरा तो 0 ही आ गया, तो इसमें फर्स्ट रखो, फर्स्ट क्या ही रहा अपना निकला था PV ln 2 प्लस में W2 कितना निकला, PV0, नोट में दे रखा भाई, PV0 इनमें कॉमन आ रहा है, तो P0 V0 में है, कॉमन लिया तो इधर बच गया 1 प्लस में ln 2। ठीक है, हाँ एक चीज़ और भी नेगेटिव आना था यहाँ पे, देखो dV का मतलब होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, तो ये ग्राफ ये बड़ा नीचे आ रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम V0 था, V0 में से 2V0 माइनस करोगे तो ये माइनस का आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस ना, ये log 2 इधर आ जाएगा, ये माइनस है एक्चुअल में, तो हम V0 लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 थी, तो ये माइनस का ये प्लस का ऐसे। ठीक है, तो इसमें 1/2 का फैक्टर इसने अलग दे रखा भाई, गलत दे रखा, कई बार मिस प्रिंट हो जाता है। P0 V0 कॉमन लोगे तो log 2 -1 आना था, यहाँ 1/2 नहीं आना था, मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इसका वर्क डन 0, इसका आइसोथर्मल का केस था और उसमें सीधा फॉर्मूला लगा दिया। तो इस पेपर में आई थिंक 2 ही क्वेश्चन थे, और देख लेते हूँ, नहीं ओके। अगला पेपर देखो, ये देखो काइनेटिक एनर्जी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए दे रखी है, Cp की वैल्यू पूछनी है। तो Cv का तो सीधा सीधा मैंने रिलेशन बताया था, एनर्जी के साथ टेम्परेचर के साथ का कर दे डिफ्रेंशिएशन, टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, T यहाँ से गायब हो जाएगा, तो 3/2 R आ गई किसकी, Cv की। हमें निकालनी Cp, तो Cv में एक R जोड़ते ही Cp आ जाता है, तो 3/2 R में एक R जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 5/2 R। तो इसको डिवाइड करोगे तो 2 2 4 2.5 R आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, 2.5 R। बताओ मुश्किल था, जो मैंने नोट्स पढ़ाए ना अभी करवाए मैंने, उसमें से ही था भाई। मोर क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, पेज मोड रखेंगे, क्योंकि कई एक में तो 2 3 ऐसे पूछ रखे हैं, कईयों में 3 भी हैं, पता नहीं मुड़ा रह गया तो। आगे देखो, इन सम प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस डिपेंड ऑन एंट्रोपी एस, एंट्रोपी एस पे डिपेंड करता है, ये वाली दे रखी देखो, T = A कांस्टेंट है, S की पावर n भी कांस्टेंट है। द कोरिस्पॉन्डिंग हीट कैपेसिटी C निकालनी सबस्टेंस की एज फंक्शन ऑफ अस की फॉर्म में निकालनी, भी अस की फॉर्म में निकालनी है। तो देखो अपने को रिलेशन दे रखा है T = A S की पावर n। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो क्या था, हाँ वो वाला था, नहीं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाओ, क्या था, dq = TdS, जिसने एंट्रोपी के बारे में बताया था। dq का फॉर्मूला एक तो ये था अपने पास, एक dq का होता है अपने पास C del T स्पेसिफिक हीट से, दोनों dq के हैं, दोनों को बराबर कर दो, TdS = आ गया C del T। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर की तो इसने फॉर्म दे रखी है वाली, ये पुट करो A S की पावर n, आगे डेल S है, और C T की दे रखी तो डेल T यहाँ से पुट करो, A कॉन्स्टेंट है, n आगे आ जाएगी, इसकी पावर n माइनस हो जाएगा, एंट्रोपी का टेम्परेचर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डेल एस, डेल एस से डेल एस कट गया और a से a कट गया। अपने को c की वैल्यू निकालनी, इधर बच गई s n और इधर बच गई n s की पावर n - 1, तो s की पावर n ये ऊपर जाएगी -n + 1 डिवाइडेड बाई n, इनसे कट गया तो s/n इसका आंसर है, देख लो s/n। ठीक है, तो इस तरह से एंट्रोपी का अगर फॉर्मूला पता है तो निकाले भी हमने। ये क्वेश्चन मैंने
नोटबुक में कर रखा था, मैंने करवा दिया अभी ये वाला। इसने क्या बोला कि इसका मास निकालो पिस्टन का। तो क्या बताया था अप्रोच, मैंने अप्रोच बताया था ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, फोर्स का प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो ऊपर से प्रेशर लग रहा है P1 इनटू में एरिया A है, और एक लग रहा है mg वेट की वजह से, नीचे से ऊपर प्रेशर लग रहा है P2 एरिया A है। तो इधर से देखो mg की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर जाएगा, इसको इधर ले जाओ, P2 माइनस P1 इनटू में ले लो एरिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या था, P2 आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। वहाँ से P की वैल्यू इन में पुट करो दोनों के लिए, ठीक है, और मास की वैल्यू निकाल लो। तो इसका करेक्ट आंसर ये था भाई RT/G 1 माइनस L2 माइनस 1/L1। ठीक है, एरिया सेम है, लेंथ अलग है, और क्या था, टेम्परेचर सेम है। ठीक है, इस तरह से इस पेपर में भी 2 क्वेश्चन आए हुए। आगे देखो, ये बड़ा, consider 1 mole of a ideal gas for which during the expansion temperature volume temperature relation दे रखा भी ये वाला T और UV, T नोट कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है। when this gas is to a minimum प्रेशर, मिनिमम की कंडीशन लगानी है भाई, इट्स टेम्परेचर इज, टेम्परेचर पूछिए, देखो P के लिए मिनिमम कंडीशन लगानी है तो dP/dV करोगे। मिनिमम की कंडीशन क्या होती है, डिफ्रेंशिएशन तो 0 आए और उसका डबल डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो ये किसकी कंडीशन होती है, मिनिमम की। PYQ सारे मैं करवा चुकी हुई, देखते नहीं हो तुम, जितना क्वेश्चन ज़्यादा देखोगे ज़्यादा लगाओगे ना खुद, उसमें अलग कंसेप्ट है, फिर और अच्छा देती हूँ, अब पढ़ा रही हूँ साथ साथ तो चीज़ों को रिलेट करके बताती हूँ। बार बार चीज़ों को लगाओ, 2020 से 2025 तक के मैं सारे PYQ करवा चुकी, उनको करो और ये भी करो साथ साथ। ठीक है, ऐसे तुम लापरवाही सी कर रहे हो भाई, अकेले टॉपिक पे निर्भर हो जाते। PYQ लगाओ, 2 बार लगाओगे 3 बार, उसमें तुम्हारा ही फायदा है। तो मिनिमम की कंडीशन होती है डिफ्रेंशिएशन 0 जे, डबल डिफ्रेंशिएशन इज ग्रेटर देन 0। अब देखो इसने टेम्परेचर का रिलेशन दे रखा है T नोट प्लस में अल्फा V स्क्वायर है। ठीक है, हमें dP/dV करना है प्रेशर के लिए। तो प्रेशर का अपने पास फॉर्मूला तो बने, आइडियल गैस इक्वेशन है, तो PV इज इक्वल टू होता है nRT, N1 ले लो, तो PV की वैल्यू हो जाएगी RT/V। अब ये वाला T है, ये यहाँ पुट करो, तो P का फॉर्मूला हो जाएगा R/V, टेम्परेचर का T नोट प्लस में अल्फा V का नोट का। अब देखो इसको अंदर ले जाओ, तो R तो बाहर ही रख लो चाहिए, T नोट बाई V प्लस में अल्फा V, ये बन जाएगा किसकी वैल्यू, P की। डिफ्रेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो R तो बाहर है और टेम्परेचर ये वाला तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी -1, तो V स्क्वायर बन गया, ये V कट जाएगा डिफ्रेंशिएशन में अल्फा। अब ये चीज़ किसके इक्वल रखो, 0 के, तो ये चीज़ भी किसके इक्वल रखो, 0 के। यहाँ से T नोट बाई -V स्क्वायर प्लस में अल्फा किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, T नोट बाई V स्क्वायर। हमें पहुँचना किस तक है, हमें टेम्परेचर तक पहुँचना है, तो T किसकी वैल्यू, टेम्परेचर का ये रहा, V की वैल्यू, V स्क्वायर निकाल लो, V स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी T नोट बाई अल्फा। ये चीज़ जो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन है टेम्परेचर की क्या थी, T इज इक्वल टू T नोट प्लस में अल्फा V स्क्वायर, इसमें पुट कर दो भाई ये वाली, तो T इज इक्वल टू T नोट प्लस में अल्फा, ये वाले पुट करोगे T नोट बाई अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया, T नोट होते हैं 2T नोट, कुछ भी नहीं किया। आइडियल गैस इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार यूज हो रही, PV इज इक्वल टू nRT, ये वाला ये यूज़ करें। तो इसका फॉर्मूला आंसर आ गया भाई ये वाला 2T नोट। ठीक है, इसमें तो 3 क्वेश्चन आए हुए थे शायद, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है इस पेपर में। एक देखो ये रहा, हाँ ये मैंने कॉपी में करवा भी दिया। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली टू 10 टाइम इट्स इनिशियल वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम मान लो V1 था, तो V2 कितना हो जाएगा इसका, 10 टाइम ऑफ V1। ठीक है, चेंज एंट्रोपी इन टर्म ऑफ R, तो एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, R log ऑफ V2/V1। ठीक है, तो R ln V2 कितना है 10 V1 और ये V1 है, कट गया, तो ये एंट्रोपी इन फॉर्म ऑफ R बताना था हमें, तो log 2 के इक्वल आ गया, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 2.303, तो log 2 की 0। ठीक है, एक और मिलेगा इसमें क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे भाई इसमें, तो एक सेकेंड, कुछ PYQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भी, मैं एक बार देख लेती हूँ। 3 क्वेश्चन कहीं भी दूसरे में थे क्या, इसको मैं करवा दिया। हाँ एक ये रह गया शायद अपना क्वेश्चन, तो एक और भी छूट गया जो इंटरनल एनर्जी वाला दे रखा था रिलेशन। देखो इसमें भी 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं,
बात कर रहे हैं दो की, हीट इज एडिड टू सिस्टम, टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। ये कह रहा है किसी को हीट दोगे उसका टेम्परेचर पक्का ही पक्का बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, हम बता चुके एग्जांपल भी, स्टेट चेंज करनी हो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो ये गलत बात है भाई। ई पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम थर्मोडायनामिक प्रोसेस वॉल्यूम मस्ट बी इंक्रीज। भाई पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला पी डी वी, तो पी V2 माइनस V1, और ये चीज़ पॉजिटिव कब होती है, जब ये बड़ा हो, तो वॉल्यूम बड़ा है, मतलब पहले वाले से दूसरा बड़ा है, तो ये सही है, ये गलत है, तो इसका ये है बी करेक्ट है, बट ए क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन तो एक और भी रह गया, रिलेशन पूछ रखा था उसमें इंटरनल एनर्जी का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर आया हुआ था जी वो क्वेश्चन। एक सेकंड नहीं निकाल के तो छोड़ रखे थे, बस एक पेपर में 2-3 होना, पेज भी मोड़े थे ताकि पता लग जाए। क्वेश्चन एक छूटे अभी तुम्हारा, कोई ना, वो मैंने उसमें करवा भी दिया था, PYQ में भी करवा रखे हैं, बता देती हूँ मैं क्या कुछ था। वो उस तरह की टर्म्स थी भाई, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। तो यहाँ इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला निकालोगे, DQ माइनस DW बनता है, ये रिलेशन। तो उसमें ऐसे कर रखा था कि Q ग्रेटर देन हो, W ग्रेटर देन 0 हो, तो DU ग्रेटर देन 0 होगी क्या, इस तरह की रिलेशन बना रखी थी, मैं करवा चुकी। तो देखो DU इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये, तो DU ग्रेटर देन 0 तो ये इसकी इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो DQ इज ग्रेटर देन DW होगा, इस तरह की। उसमें मान लो 0 की इक्वल रख रखा, ये छोटा, इस तरह का रिलेशन था। तो इसके जो फर्स्ट लॉ है इसकी हेल्प से उसको सोल्व करोगे। ठीक है, तो अब मैं एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन करवा देती हूँ 2-4, देखो कैसे। Carnot engine absorb 1000 जूल ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम रिजर्वायर एट 127 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, रिजेक्ट करी इतनी जूल हीट और ड्यूरिंग ईच साइकिल। एफिशिएंसी निकालनी, टेम्परेचर निकालना, सिंक को जिसको रिजेक्ट की, और अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन पर साइकिल निकालना है। तो देखो Q1 हीट ले रहा है वो दे दी, रिजेक्ट कर रहा है दे दी, फर्स्ट वाले का टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलो, केल्विन में कैसे बदलते हैं, 273 ऐड कर देंगे। नीटा मतलब एफिशिएंसी, T2 टेम्परेचर, सिंक का और W निकालना है। तो ये कार्नोट की कंडीशन होती है क्या, Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1। जो चीज़ निकालनी उसको एक साइड रख लो, बाकी को एक साइड, तीनों चीज़ दे रखी है, काटोगे तो ये आ गया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2/T1, तो वैल्यू रखोगे 40% एफिशिएंसी आ गई। वर्क का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2, तो Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा, 400 जूल उसने क्या किया, वर्क किया। ठीक है, हाँ जॉर्ज स्टेट में आया हुआ था जो स्किप हो गया, तो वो क्वेश्चन उस टाइप का मैं इसमें दिखा दूंगी भी बुक में। ठीक है, एज इट इज़ क्वेश्चन दे रखा है इसमें। देखो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा ये है भाई, वो देखो 2 कार्नोट इंजन है A और B आर ऑपरेटिंग इन सीरीज हैं। 2 इंजन A रिसीव हीट फ्रॉम द सोर्स, टेम्परेचर जिसका T1 है, एंड रिजेक्ट टू हीट टू द सिंक जिसका टेम्परेचर T है। मतलब T1 से ले रहा है, T को रिजेक्ट कर रहा है। सेकंड इंजन है वो T से ले रहा है, T2 को रिजेक्ट कर रहा है। तो T की वैल्यू निकालनी, देखो क्या था, एफिशिएंसी, हाँ एफिशिएंसी इक्वल है, क्या सिनेरियो देखो, T सिंक का पहले वाले में T1 से ले रहा है, T2 को रिजेक्ट करे। सेकंड केस में T1 से ले रहा है, T2 को रिजेक्ट करे, सेकंड जो इंजन है। तो ये इसमें यहाँ सोर्स है, ये सिंक है, इसमें ये सोर्स है, सिंक है। एफिशिएंसी इसने बोला दोनों के केस में इक्वल है, तो दोनों की एफिशिएंसी लगा दो। 1 माइनस क्या होता है T2/T1, T2 अगले का टेम्परेचर बाई पिछले का, बराबर है 1 माइनस T2 अगले का टेम्परेचर बाई पिछले का। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखो इधर चला जाएगा, माइनस से माइनस कर दो, तो T1 इज इक्वल टू T1 T2 ना, क्या कर दी मैंने, T1/T1 और T2/T1। अच्छा T1 रख दिया ये। इसके केस में देखो फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल तो T था, तभी मैं सोचूं सारे कट ही गए, बचा क्या फिर। देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस T2/T1 होता है, मतलब अगला टेम्परेचर बाई पिछला। तो अगला है T1, पिछला है T1, अगला है T, पिछला T1 इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ T2 है, ये T है। तो अब देखो 1 से 1 कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव, ये इधर जाएगा तो T स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा T1 T2। तो हम अपने को T की वैल्यू पूछी थी, तो ये आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी इसने दिया था कि एफिशिएंसी है इक्वल, तो इसका आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, देखो इन डिक्रीज होती है इंटरनल एनर्जी। आइसोबारिक एक्सपेंशन में क्या होता है, ठीक है, इंक्रीज होती है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक में प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो कोई भी वर्क डन नहीं होता। ठीक है, एक दो क्वेश्चन, एक दो मैं होमवर्क के लिए भी दूंगी बीच में से। ठीक है,
हाँ होमवर्क वाले सुन लो, ये स्टेट में आया हुआ था क्वेश्चन, ये वाला देख लो। देखो ये तो वैसे देख लो, आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। ये घर के लिए होमवर्क है भाई, इसमें मुझे बताओ कि कौन सा आंसर है। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस ऑफ एडियाबेटिक कंटेनर, कौन सी चीज़ ट्रू है, देखो ऐसे ही दे रखा था उसमें भी, क्यू डब्ल्यू जीरो है, डेल यू जीरो है, क्यू जीरो, डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो, डी यू इज इक्वल टू क्यू। तो इस तरह से नोट कर लो और इसका आंसर मुझे बताना। 2 क्वेश्चन दे रही हूँ बस घर के लिए, ज़्यादा नहीं दे रही, एक ही और देख लो, ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है इसमें। स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशन एंड आइडियल गैस एक्सपेंड हो रही भी V1 टू V2 3 डिफरेंट वे में। वर्क डन फर्स्ट W1 है इफ द प्रोसेस क्या हो, आइसोथर्मल। W2 वर्क डन होगा कब, जब आइसोबारिक प्रोसेस हो। W3 वर्क डन होगा कब, जब एडियाबेटिक प्रोसेस हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबसे ज़्यादा वर्क डन किसके केस में होता है, एडियाबेटिक, आइसोबारिक या आइसोथर्मल के केस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई। और क्वेश्चन पक्काना, इससे 2 भी डाल दे, 3 भी डाल दे, एक क्वेश्चन छूट गया वो मैं करवा चुकी पहले भी, डोंट वरी। जो और ये वही क्वेश्चन था जो पिछला मैंने दिया, 2 होमवर्क के क्वेश्चन है, इनके आंसर जरूर बताओगे। और वीडियो को लाइक करना बोलती हूँ और कमेंट करना, अपना सुझाव देना। कमी है तो कमी, अच्छा ही है तो अच्छा ही, वो बिल्कुल न भूलें भी, इट्स कंपलसरी है आप लोगों के लिए लाइक और कमेंट को। ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। अच्छी तैयारी करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा। PYQ में बच्चे लापरवाही करें, मैं देख पा रही हूँ भाई। 2020 से 25 के पहले PYQ लगाओ, साथ साथ लगाओगे, साथ साथ टॉपिक कर रहे हो ना, उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती हैं चीज़ें। क्योंकि PYQ लगा रहे हो, फिर वो टॉपिक भी पढ़ रहे हो, फिर दोबारा से उसके क्वेश्चन लगा रहे हो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब कोई भी मतलब लापरवाही का टाइम अब है ही नहीं भी, क्रिटिकल टाइम चल रहा है, जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करो। ठीक है, लाइक कमेंट अगेन याद दिला रही हूँ, और बाय बाय।